और इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल एथिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म टू इकोसेंट्रिसिज्म, फ्रॉम कार्बन फुटप्रिंट टू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मेनी मोर। सारे जो कंसेप्ट्स एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। कि जब हम अर्थ पे होते हैं तो ज़्यादातर डोमिनेंट आपको क्या चीज़ दिखाई देती है? ह्यूमंस दिखाई देते हैं और उसके ह्यूमन मेड थिंग्स अराउंड, राइट, लाइक स्ट्रीट्स, रोड्स वगैरह। बट जब हम बाहर से देखते हैं तो ह्यूमन का कोई अंश नहीं दिखाई देता। ह्यूमन एक हिस्सा भर, तिनका भर दिखाई देता है ऑन दिस अर्थ। या इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, बट हम जो स्मॉल पार्ट है अर्थ के, उसने अर्थ को कितना एक्सप्लॉइट किया है, कितना अल्टर करा है, राइट। जब हम अर्थ पे आते हैं तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है। एनवायरनमेंट को क्यों ना एक्सप्लॉइट करें? वाई शुड वी नॉट यूज इट टू अवर मैक्सिमम बेनिफिट, राइट? बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो सम वैल्यू। एंड वॉट सॉर्ट ऑफ वैल्यू? 3 तरह के वैल्यू। इसको जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके दृष्टिकोण को डिफाइन करता है। आप किस तरह सोचोगे व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, राइट, या इवन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से भी देख रहे हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम लिमिट टू इट, राइट। कि आप जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पहला डिलेमा हमने बताया कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या आप छोड़ के जाएंगे? तो यहाँ पे इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात आती है, जहाँ पे हम कहते हैं दोस्तों, यूपीएससी के एथिक्स के पेपर में एनवायरमेंटल एथिक्स पे आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वेदर यू पोजेस दैट एथिकल लेंस जिससे हम अपने एक्शंस को सही से जज कर पाए व्हेन इट कम्स टू आवर इंटरवेंशन इन एनवायरनमेंट और नेचर। और इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल एथिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म टू इकोसेंट्रिसिज्म, फ्रॉम कार्बन फुटप्रिंट टू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मेनी मोर। सारे जो कंसेप्ट्स एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। एनवायरमेंटल एथिक्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे पहले सब्जेक्ट के पहले थीम में आता है। एथिक्स के सब्जेक्ट जो है उसमें पहला थीम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसी के का ये हिस्सा है। बट एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े हुए चीज़ें आपको बाकी थीम्स में भी देखने को मिलेंगी। बट जैसे मैंने कहा, ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से इस टॉपिक को कवर करता है, सो यू नीड नॉट वरी। तो एनवायरमेंटल एथिक्स को समझने से पहले एनवायरमेंटल मूवमेंट को समझते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या है? 1960s में एक अलग विचार शुरू होने लगा समाज में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये वो समय था जब एनवायरनमेंट को रैपिडली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, रैम्पेंटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बट देयर वाज अ स्पार्क टू दिस मूवमेंट। व्हाट वाज दैट स्पार्क? ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही साधारण पिक्चर है। अर्थ है, दूर से कहीं से पिक्चर ली गई है, ऑफकोर्स आउटर स्पेस से ली गई है। ये मून का सरफेस है। 1968 में ये पिक्चर ली थी और इसको लिया था या इस पिक्चर को क्लिक किया था विलियम एंडर्स ने, जो कि एस्ट्रोनॉट थे। अपोलो 8 मिशन गया था 1968 में यूएस के द्वारा, और वो मिशन जो है मून के अराउंड जो है ऑर्बिट कर रहा था, और उस समय ये पिक्चर ली गई थी। ये पहला पिक्चर था अर्थ पे आया हुआ जिसमें हमने अर्थ को इस तरह देखा था, और इसने एक विचार दिमाग में लाया लोगों के कि जब हम अर्थ पे होते हैं तो ज़्यादातर डोमिनेंट आपको क्या चीज़ दिखाई देती है? ह्यूमंस दिखाई देते हैं और उसके ह्यूमन मेड थिंग्स अराउंड, राइट, लाइक स्ट्रीट्स, रोड्स वगैरह। बट जब हम बाहर से देखते हैं तो ह्यूमन का कोई अंश नहीं दिखाई देता। ह्यूमन एक हिस्सा भर, तिनका भर दिखाई देता है ऑन दिस अर्थ। या इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, बट हम जो स्मॉल पार्ट है अर्थ के, उसने अर्थ को कितना एक्सप्लॉइट किया है, कितना अल्टर करा है, राइट। जब हम अर्थ पे आते हैं तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है। But ultimately, what we see from a long distance, that we are just part of the earth, a small part of earth. So we should not consider ourselves as the owner of the earth, right? We could be maximum a trustee of the earth, wherein we are managing earth, not owning earth, right? And for whom we are managing? For the earth itself, right? ये जो भावना दिमाग में आई, इसने अर्थ rather environmental movement को एक स्टार्ट दिया, rather, right? तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पिक्चर इसे कहा जाता है। इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, अर्थ राइज फोटोग्राफ। 1968 में लिया गया था बाय नन अदर देन विलियम एंडर्स। अब जब हम एनवायरमेंटल एथिक्स को समझने की कोशिश करें तो एथिक्स को भी समझ लेते हैं। एथिक्स होता क्या है? एथिक्स बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो सोसाइटी बनाती है। सोसाइटी बनाती है हमारे लिए। ये क्यों बनाती है? सोसाइटी को ऑर्डर चाहिए, कुछ
अगर ऑर्डर चाहिए आपको सोसाइटी में और इतने डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स मान्यता है उनकी, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए सभी लोग फॉलो करें, एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट। जैसे आप देखोगे, आप छोटे होते तो आपको बताया जाता है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। यू शुड नॉट लाई, यू शुड नॉट हार्म अदर्स, यू शुड नॉट स्टील, यू शुड बी गुड, यू शुड बी कंपैशनेट, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ट्रूथफुल। कुछ रूल्स बताए जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये रूल्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, राइट। So these rules are made by society and humans follow them. Why do humans follow them? Because it is beneficial for human, right? अगर मैं स्टील नहीं करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा दूसरा व्यक्ति भी स्टील ना करे और वो भी इस चीज़ को मानता है, राइट, तो ऑफ कोर्स हमारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेगी, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। सो these are beneficial. This is the most important what we can call as essence of ethics. That's why we follow them. And society को इसको follow करवाना चाहती है because it wants order in society, right? सो मोटा मोटी दीज आर सम स्टैंडर्ड्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पर जब हम इस तरह देखते हैं तो हम मोटा मोटी उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो गवर्न करती है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अनदर ह्यूमन। बट वी आर नॉट जस्ट ऑन दिस अर्थ, हमारे इर्द गिर्द कई सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। पेड़ है, पौधे हैं, प्राणी हैं, जल है, आकाश है, सीज है, ओशियंस है, ये सारा कुछ एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमारे सराउंडिंग का हिस्सा है। इनमें भी हम इंटरैक्ट, इसके साथ भी हम इंटरैक्ट करते हैं, रेदर इंटरवीन करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू अवर इंटरैक्शन विद अवर एनवायरनमेंट, राइट। तो मोटा मोटी हमने हमारे मॉरल प्रिंसिपल को एक्सपांड जब कर दिया, अब सिर्फ ह्यूमंस नहीं है उसमें, सिर्फ आप नहीं, आपकी किन नहीं, आपका सोशल ग्रुप, ट्राइब नहीं, आपका रेस, आपका नेशन, आपके रिलीजियस ग्रुप नहीं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, उसमें हमने एनिमल्स लाइफ को भी इंक्लूड करा, ऑल स्पीसीज को इंक्लूड किया, हर एक इकोसिस्टम को इंक्लूड करा। यानी देयर आर लिविंग बींग्स एंड देयर आर नॉन लिविंग बींग्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट। तो कई जगह पे ये इकोसिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक क्लोजली डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सभी को हमने जब इंक्लूड किया हमारे उन स्टैंडर्ड्स में, या उन सभी के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए कि कैसे हमारा रिलेशन होगा विद दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स, राइट। बहुत सिंपली दीज आर सम स्टैंडर्ड्स दैट गाइड आवर एक्शंस और आवर रिलेशन विद एनवायरनमेंट, राइट। तो एक क्वेश्चन रेज होता है, क्यों बनाना है, वाई डू वी हैव टू? क्योंकि जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस को गाइड करने के लिए स्टैंडर्ड्स और एथिक्स बनाने की बात करते हैं तो वी बिलीव कि ह्यूमंस में एक इनहेरेंट वैल्यू होता है, हर एक व्यक्ति में डिग्निटी होती है, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। बट एनवायरनमेंट को क्यों ना एक्सप्लॉइट करें? Why should we not use it to our maximum benefit, right? Because it has also some value. And what sort of value? 3 तरह के वैल्यू, इसको जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके दृष्टिकोण को डिफाइन करता है, आप किस तरह सोचोगे व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। तो पहला जो वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू और तीसरा है रिलेशनल वैल्यू। जब एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको हम कैसे देखें, राइट। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पे, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, तीसरा रिलेशनल वैल्यू। इसको हम बारी बारी समझते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पहली बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू यानी जब हम एनवायरनमेंट को वैल्यू करते, बाय बिकॉज इट इज यूजफुल एज अ ह्यूमन रिसोर्स। जब हम नदी पे बांध चढ़ाते हैं, राइट, तो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमें पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, राइट, सो एंड सो फोर्थ। तो उसका यूज है, रिवर का यूज है। वैसे ही माउंटेन का यूज़ है, राइट। वहाँ पे आप जो है विंड मिल लगाते हैं बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ विंड ओवर देयर, यू गेट लॉट ऑफ विंड ओवर देयर, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। और कई और इसके इस्तेमाल है, फॉरेस्ट का इस्तेमाल, आप पेड़ काटते हैं, घर बनाते हैं, आप उससे हीट पाते हैं, या आप ओशन से फूड प्रोड्यूस डिराइव करते हैं, राइट। तो उसका कुछ इस्तेमाल है, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। एंड कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कुड बी फूड, इट कुड बी हाउस वगैरह वगैरह। इट इज़ अ मीन, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अदर सॉर्ट्स ऑफ एंड, राइट। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहा जाता है। बट एक और दृष्टिकोण है इन एनवायरनमेंट को देखने का, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी हम यहाँ पे नेचर को अपने आप में वैल्यूबल मानते हैं, उसका यूज हो या ना हो। उदाहरण से समझते हैं। आप देखोगे कि मैंने कुछ उदाहरण दिए कि एनवायरनमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय पहले चाइना में एक सिंक यानी बेसिकली सिंक होल जिसे कहते हैं, कि अर्थ के अंदर एक कैविटी होती है, मतलब एक छोटा सा एक होल होता है, बट दैट होल लीड्स टू अ बिग कैविटी, इसको कहते हैं सिंक होल, राइट। चाइना में ऐसा एक सिंक होल मिला जहाँ पे फॉरेस्ट था, पूरा एक फॉरेस्ट था। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। अब ये हज़ारों साल तक हमारे दृष्टि में नहीं था, राइट, उसका कोई हमें यूज़ नहीं है। बट एक व्यक्ति जिसमें एनवायरनमेंट को इंट्रिंसिक वैल्यू से देखने की इच्छा है, या फिर वो उसका दृष्टिकोण है, वो इस चीज़ को भी वैल्यूबल मानेगा। जो एवरेस्ट पे पड़ा हुआ एक पत्थर है वो भी वैल्यूबल है,
जो शायद अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, राइट। या फिर जो ज़मीन जो आपके समंदर के अंदर जो ट्रेंचेस है उसमें पड़ा हुआ एक मिनरल जो शायद अब हमको उसके फीचर्स के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना मालूम, फिर भी वो वैल्यूबल है। जो व्यक्ति हर चीज़ को वैल्यूबल मानता है अपने आप में विदाउट कंसिडरिंग इट्स यूज और यूटिलिटी, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। सो हर चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू मानी जाती है ऐसे दृष्टिकोण में। और तीसरा होता है आपका रिलेशनल वैल्यू, यानी ये जो एनवायरनमेंट है इससे हमारा कोई बॉन्ड है, कोई कल्चरल कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलीजियस कनेक्शन हो सकता है, कोई इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, राइट। सो वी रिलेट विद देम, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनल वैल्यू। जैसे ज़्यादातर जो योगी है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, बच्चे पेड़ों पे खेलते हैं, और अगर कोई पेड़ काट दिया जाता है बच्चों को रोना आता है, बिकॉज एक इमोशनल कनेक्ट भी क्रिएट हो जाता है उसके साथ। इसको रिलेशनल वैल्यू कहा जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूटिलिटी दिखाई दे रही है, बट वो इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है। अब एक एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि हाँ ऑफकोर्स ये यूजफुल है चीज़ें, बट उसको कितना यूज़ करें, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आप देखोगे ऑयल रिजर्व्स ड्राई अप हो रहे हैं, वाटर की किल्लत है, वाटर के ऊपर वॉर होने वाले ऐसा कहा जा रहा है, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है, राइट। तो पॉपुलेशन के ऊपर सीमा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा सोच भी रहे हैं। आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, मेनी पीपल आर नॉट लेटिंग or producing lot of children. Why? Or rather having no children. Why? Because they think that we cannot exploit earth, and our giving birth to a child would lead to more exploitation of earth, right? Because resources are very limited. जो लोग हैं उनके पास भी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऑयल रिजर्व्स की बात कर ले तो चाइना, यूएस, कोल रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट मे नॉट बी लेफ्ट एनी मोर, इट कुड what we call as vanish over a period of time. ऑयल की बात करें तो कहा जा रहा है 50 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो डिलेमा है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चीज़ें ज़रूरी है, बट ये लिमिटेड भी है। सो हाउ टू बैलेंस इट आउट, ये डिलेमा या डाउट हमारे दिमाग में आता है जब हम यूज़ की बात करते हैं, राइट। दूसरा डाउट है कि ग्रोथ वर्सेज इकोलॉजिकल बैलेंस। वाई डू वी नीड दिस रिसोर्स, बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो, राइट। इंडिया में पॉवर्टी अभी भी है, राइट, दुनिया भर में पॉवर्टी है, और अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है देन यू हैव टू इम्प्रूव योर इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक जीडीपी, जीएनपी वगैरह वगैरह, और उसके लिए आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जीडीपी बढ़ेगा, तभी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, और जो गरीब लोग हैं उनके पास भी कुछ पैसे आएंगे एंड दे विल बी एबल टू हैव अ बेटर लाइफ एंड सो फोर्थ, राइट। तो ग्रोथ के लिए तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जब आप प्रोडक्शन करते हो उसका इकोलॉजिकल हार्म है, राइट। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उससे कार्बन एमिट होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जिससे आप इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्म करते हो। सो एक डिलेमा फिर से दिमाग में आता है कि कैसे ये बैलेंस मेंटेन किया जाए कि ग्रोथ भी बनी रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे, राइट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डिलेमा है कि ये जो आप कह रहे हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो आपका हार्म हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, उस गरीब व्यक्ति के ऊपर या उस अमीर व्यक्ति के ऊपर जो फैक्ट्री चला रहा है, या उस गरीब व्यक्ति के ऊपर जो चपरासी उस फैक्ट्री में, राइट, या उस अमीर देश के ऊपर जिन्होंने इंडस्ट्रीज बहुत पहले लगा रखी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रखा है। अगर आप ग्लोबल मैप देखेंगे देयर इज कॉल्ड वन लाइन कॉल्ड एज ब्रांड लाइन। ब्रांड लाइन जो है ये दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है बिटवीन रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज, राइट। मोस्टली जो आपके ग्लोबल हेमिस्फीयर में ऊपर के कंट्रीज है वो रिच कंट्रीज है, राइट। व्हाट यू सी इज दैट इनका जो पर कैपिटा एमिशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी सदर्न कंट्रीज, राइट। जो नॉर्थ साउथ डिवाइड, ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखा रहा है, साउथ में ज़्यादातर कंट्रीज उनका पर कैपिटा एमिशन कम है, यानी हर एक व्यक्ति कितना एमिट करता है, राइट, ऑन एन एवरेज। इवन हिस्टोरिक एमिशन भी हमारा कम है, बिकॉज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत लेट लगी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वेस्ट में हुआ है, स्पेशली जो नॉर्दर्न साइड है, यूरोप का साइड, वहाँ पे ज़्यादा हुआ है, राइट। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अब डेवलप नेशन बोलते हैं कि आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको भी नुकसान होगा, राइट। सो कैसे डिटरमाइन करें या किसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक डिलेमा आपको सामने दिखा। तो ये मोटा मोटी 3 डिलेमा, इसके अलावा भी कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, राइट। तो इन डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वन इज एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड सेकंड इज इकोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है? एंथ्रो यानी ह्यूमन। जब हम ह्यूमन को सेंटर में रखें हमारे डिसीजन के, हमारे जजमेंट के, राइट, उसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन is given importance over all other environmental aspect, right? So human centered view। जैसे अभी उदाहरण हमने दिए कि आप जब पेड़ लगाते हैं, राइट, आप जब बांध चढ़ाते हैं या फिर आप फिश मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। सो दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, राइट, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट, राइट।
जैसे आप नदी पे बांध जब चढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम था जो पानी पर डिपेंडेंट था वो उससे वंचित हो जाता है, बट आपने खुद के नीड को प्राथमिकता दी, नॉट द नीड ऑफ द अदर एस्पेक्ट लाइक द एनिमल्स प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इट, राइट। तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, राइट। तो नेचर की यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है, यानी वो सिर्फ हमारे अगर इस्तेमाल का है तो ही वो वैल्यूएबल है, स्पेशली इकोनॉमिक इस्तेमाल का। तो ये होता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो कि एक्सप्लॉयटेशन को लीड करता है, राइट। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर ले, आप माइंस की बात कर ले, माइन एक्सप्लॉयटेशन, आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर ले, ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड, व्हाई? बिकॉज दोज थिंग्स वर यूजफुल टू अस, राइट। हमने ह्यूमन के नीड को प्रायोरिटी दी ओवर दी एनवायरमेंट्स प्रायोरिटी, राइट, और अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट्स प्रायोरिटी, राइट। दिस लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट। दूसरा व्यू है इकोसेंट्रिक व्यू। आप दो पिक्चर देखेंगे, ये एक पिरामिडल व्यू है और ये एक सर्कुलर व्यू है, जहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन को हमने ऊपर रखा है, यानी उनकी नीड्स को प्राथमिकता दी है, और यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन जो है वो सेंटर में भी नहीं है, वो एक पार्ट है। तो उसको कहते हैं इकोसेंट्रिक व्यू, जहाँ पे हम ह्यूमन के नीड्स को और बाकी जो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट है उनके नीड्स को इक्वल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम हायरार्की नहीं क्रिएट करते, हम ह्यूमन को ज़्यादा मॉरल वर्थ नहीं देते और बाकी एनवायरनमेंट को कम मॉरल वर्थ नहीं देते, हम सभी को इक्वल वर्थ देते हैं। यानी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि हर एक चीज़ की ये अपने आप में वैल्यू है और कोई चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल कोई कम वैल्यूबल, इस तरह हम चीज़ों को नहीं देखते, राइट। तो ज़्यादातर हमारे जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, राइट, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, रिवर कंजर्वेशन हो, क्लाइमेट कंजर्वेशन हो, उसमें ये दृष्टिकोण आपको दिखा देता है, दैट इज इकोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक व्यू, जहाँ पे हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट। उदाहरण से समझते हैं इकोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक व्यू को। ये एक पुराना एक किस्सा है, राजस्थान में जोधपुर एक जगह है, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था, महाराजा अभाई। अब महाराजा अभाई ने क्या किया, उसको उसमें पैलेस को रिनोवेट करना था, कंस्ट्रक्शन का कोई काम था, राइट। उसके लिए लगते हैं पेड़ मिलते हैं जंगल में, राइट। वो उसने अपने सैनिकों को भेज दिया कि आप जंगल से पेड़ लेके आओ। अब सैनिक वहाँ पे गए, बट वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली एक महिला थी, उनका नाम याद रख सकते हैं आप, उनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी जो है, शी डिड नॉट अलाउ द सोल्जर्स टू कट द ट्री। उन्होंने ये भी कह दिया कि एक पेड़ कटने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेरा गला काटें, राइट। और सैनिकों ने उनका गला काटा, सिर्फ उनका नहीं, उनकी जो 3 लड़कियां उनका भी गला काटा। इसने बहुत विचलित किया बिश्नोई समाज के बाकी लोगों को। 360 लोग जो है वो मिलके पेड़ों के को प्रोटेक्ट करने में अपनी जान गंवा दी। दे क्लिंग टू दी ट्रीज टिल द सोल्जर्स किल्ड 360 पीपल। और फिर बाद में पश्चाताप हुआ राजा को। दिस इज स्टोरी, अ क्लासिक स्टोरी ऑफ kind of ecocentrism wherein the people saw intrinsic worth in the plant to such an extent that they gave their life. This is a big thing, right? If you're giving life to it, it's not just something of an economic use, right? कि of course पेड़ का economic use होता है, right? या फिर उसका spiritual use भी होता है कि एक पेड़ है, जैसे बोध गया में बोध ट्री है, या कोई और ट्री है, पीपल का ट्री ज़्यादातर आप देखोगे उसको रिलीजियस एस्पेक्ट से देखा जाता है, राइट। तो उसको काटना मना होता है या फिर उसको नहीं काटा जाता, राइट। तो उसका एक स्पिरिचुअल या रिलेशनल वैल्यू भी हो सकता है, बट अगर आप अपनी जान भी उसके लिए दे रहे हो, राइट, तो ऑफकोर्स उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में हम देख सकते हैं। ऑफकोर्स यूटिलिटी भी है उसकी, दैट इज अनदर थिंग। अब इसी तरह का एक और जो है इंसिडेंस आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, नॉट इन दी 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी की बात है, 1730 की, राइट। ये बात है हमारे 20th सेंचुरी की, दैट इज चिपको मूवमेंट। 1970s में ये मूवमेंट हुआ था, जब इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पेड़ काटना चाहते थे, और वहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, जो ट्राइबल महिलाएं, वो जाके चिपक गई प्लांट से, ट्री से, और उन्होंने काटने नहीं दिया। फिर वो जो प्लांटेशन वाले थे या जो फैक्ट्री वाले थे या पेड़ काटने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, वो चले गए दूसरे विलेज में, बट ये खबर दूसरे विलेज में भी पहुंच गई, तो वहाँ पे भी लोगों ने पेड़ काटने नहीं दिए। तो ये ज़्यादातर विलेजेस में आपको देखने को मिला ये मूवमेंट। टू सच एन एक्सटेंट इंदिरा गांधी जी ने फिर बैन लगा दिया पेड़ काटने पे उस रीजन में, राइट। सो इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट, और ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, दुनिया भर में ये इंस्पिरेशन है ये मूवमेंट, राइट। तो व्हाट वी सी इज दैट ऑफकोर्स यूजफुलनेस है चीज़ों का, और लोग उसको यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, बट अगर जब हम यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सभी के नीड्स की बात की जानी चाहिए, राइट। यहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, राइट, या इवन
एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से भी देख रहे हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम लिमिट टू इट, राइट? कि आप जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पहला डिलेमा हमने बताया कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या आप छोड़ के जाएंगे? तो यहाँ पे इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात आती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वी शुड और rather we have a duty to preserve this environment for our future generation, right? क्योंकि ये अर्थ जो है ये हम ओन नहीं करते, ये हमने बोरो करा है हमारे नेक्स्ट जनरेशन से, ये उनके लिए है, हम बस इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हमारा नीड है, राइट? इसीलिए आप देखो ये जो इंट्रा जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन की सोच जो है, इसने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को लीड करा है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में बनाया गया ये एग्रीमेंट है, जहाँ पे ज़्यादातर देशों ने ये अग्री करा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है या उसको रोकना है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लिमिट लाना पड़ेगा, हमने जो है कार्बन एमिशन के ऊपर लिमिट लाना पड़ेगा, राइट? एंड दे हैव अग्रीड टू इट टू सम एक्सटेंट। अब इसको फिर बाद में चैलेंज भी किया कई सारे देशों ने। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक हमें कुछ गोल्स अचीव करने हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट गोल है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, कार्बन एमिशन को रोकना है, राइट? और कई सारे एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से रिलेटेड गोल्स है, अराउंड 17 गोल्स हैं। सो ये गोल्स है, ये जो अग्रीमेंट्स है, दीज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी की ये जो एनवायरनमेंट है इसको एक्सप्लॉइट करने का अधिकार है हमारे पास, बट दैट इज not to the extent that we do not leave it to our next generation. We have to exploit it to such an extent that we ensure that a great part of it is left for the next generation. Why? Because this earth is not our, we are not owner of it, we have just borrowed it from the next generation. but जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो इस जनरेशन की भी बात कर लेनी चाहिए, तो इंट्रा जनरेशनल इक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इंट्रा जनरेशन यानी अभी के जनरेशन में क्या सभी के पास एनवायरनमेंट का बेनिफिट है, या जो डिसएडवांटेज है एनवायरनमेंट का वो सभी के ऊपर सिमिलर है? तो ऑफकोर्स नहीं। आप देखोगे जो रिच नेशंस है या जो रिच लोग हैं, दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे जब किसी नदी पे बांध चढ़ाया जाता है, राइट, तो उसका पानी जो है वो कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज में जाता है, वो कहाँ जाता है? सिटीज़ में जाता है। गाँव में जो एग्रीकल्चर होता है उसमें वो पानी बहुत कम मिलता है उनको, राइट? और भी कई सारे उसके इम्पैक्ट्स है। जैसे आप देखोगे कि जब बांध चढ़ाया जाता है तो जो लैंड है काफ़ी हद तक वो सबमर्ज हो जाए पानी में, और वो लैंड जो है वो डिपेंडेंट होते हैं कुछ लोग उनके ऊपर, जैसे ट्राइबल्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसी के ऊपर चला था कि नर्मदा के ऊपर जब डैम चढ़ाया गया तो वहाँ के जो कई सारे आदिवासी लोग हैं दे वर डिस्प्लेस्ड, बिकॉज डैम चढ़ाना है आपको तो एक बहुत जगह की ज़रूरत होती है, राइट, for construction of the dam, and the water is basically it submerges lot of forest land also under it, right? So the people who are dependent on, they are displaced, right? तो आप देखोगे कि उनको उसका बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि आप जब एनवायरनमेंट के बेनिफिट और नुकसान की बात करें तो बेनिफिट रिच लोगों के पास जा रहा है, अर्बन लोगों के पास जा रहा है, जो अमीर देश है उनके पास जा रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? जैसे कि अगर आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर हो रहा है? जो गरीब देश है उनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि उनके पास उतना रेजिलेंस नहीं है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जो अमीर देश है दे हैव इनफ रेजिलेंस यानी उससे उभरने का उनके पास क्षमता है। अगर वेदर सिस्टम खराब हो जाता है, इरेटिक रेन्स होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, जो अमीर देश दे हैव इनफ रिसोर्सेज टू फाइट बैक इट, राइट, और टू कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ टर्मोइल। बट जो गरीब देश है उनके पास वो नहीं है। रैदर गरीब देश को के जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो रहे हैं। आप देखोगे कई सारे आइलैंड नेशन सबमर्ज हुए जा रहे हैं। So what we see here is that within the generation itself, we see that distribution of environment's benefit and the disadvantage of it is not fair. और जब ये हम फेयर करने की बात करते हैं तभी हम environmental justice की बात करते हैं। So fair distribution of environment benefit and burden within same generation is nothing but environmental justice, right? और इसी में एक और एस्पेक्ट आता है, that is environmental racism और environmental casteism। अब environmental racism का अर्थ क्या है? आप देखोगे कि अब तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि एनवायरनमेंट के फायदे और नुकसान वेरी करते हैं, राइट? हर एक व्यक्ति के पास उसके फायदे नहीं मिलते, सभी को उसका नुकसान नहीं होता। बट देर आर सम कम्युनिटीज़ जिनको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कहा जाता है, जैसे कि हमारे कंट्री में दलित्स है, यूएस और कई सारे कंट्रीज़ में ब्लैक कम्युनिटी है, राइट? कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं कहीं पे, राइट? दीज पीपल डू नॉट हैव द सेम शेयर इन द बेनिफिट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, रैदर दे आर मोर एट अ डिसएडवांटेज ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट? जैसे उदाहरण की ओर पे अगर हम देखें, ज़्यादातर जो ब्लैक कम्युनिटीज़ है या दलित कम्युनिटीज़ है इंडिया में या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, दे लिव इन अ गेटो। गेटो क्या होता है? एक ऐसे शैबी जगह होती है जहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, और कई बार ये जो है वेस्ट लैंड पे गेटोज़ बनते हैं। जैसे आप देखोगे जब भी
झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जाती है, राइट, फॉर अर्बन डेवलपमेंट, राइट. तो what we see is that these people are sent away or rehabilitated to another place, but these places are landfills जहाँ पे वेस्ट डम किया गया है सालों साल तक, और ये जहाँ की ज़मीन बहुत बहुत ही पोल्यूटेड है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हुए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन विदाउट नोइंग दैट दे वर लिविंग ऑन लैंडफिल्स, राइट. और ये कौन लोग होते हैं? ज़्यादातर ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग होते हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, प्रॉपर वाटर कनेक्शन नहीं होता, राइट. दे मे बी लिविंग ऑन दी व्हाट वी कॉल एज स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट, जिनको हम वाटर शेड एरियाज भी कहते हैं, फ्लडिंग एरियाज की बात कर सकते हैं वहाँ पे. और ज़्यादातर ये लोग जो है इन क्लाइमेट चेंज का शिकार भी ज़्यादा होते हैं, राइट. सो टॉक्सिक वेस्ट साइट्स, लैंडफिल, पोल्यूटेड वाटर, तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल रेसिज्म और एनवायरमेंटल कास्टिज्म, राइट. क्योंकि गवर्नेंस जो है या जो गवर्नेंस का तरीका है वो इस तरह का है कि वो इन लोगों को डिसएडवांटेज में रखता है, राइट. सो इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस. अब एक और चीज़ है, ये तो हमने बात की एनवायरमेंटल रेसिज्म और एनवायरमेंटल कास्टिज्म, ये तो एक मैन मेड फिनोमेना है, राइट, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस तरह के मार्जिनलाइजेशन है. बट व्हाट अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ द क्लाइमेट इटसेल्फ और एनवायरमेंट इटसेल्फ? आप देखोगे हर जगह पे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स नहीं होते, कुछ जगहों पे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट रेफ्यूजीज क्रिएट होते हैं. जैसे कि कहीं पे फ्लड हो गया, राइट, अर्थक्वेक आ गए, राइट, साइक्लोन आ गया, लोगों को वहाँ से हट के दूसरी जगह जाना पड़ता है, एंड दे हैव टू लीव देयर होम्स, दे हैव टू लीव देयर पोजेशंस, एंड दे आर नाउ वेरी वल्नरेबल इन अ न्यू प्लेस. और जो न्यू प्लेस है वहाँ के लोग उनको दे फील दैट दीज आर अनवांटेड पीपल एंड दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू livability, right. So they have stress on housing, livelihood, social integration, right. इनको कहते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज या फिर एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज. तो स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो कैसे ना कैसे करके इनको अब्जॉर्ब कर ले अपने सिस्टम में, राइट. तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट. बट लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, जिसको हमने काफी हद तक टच किया है बट डिटेल में बात नहीं की, दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में मोटा मोटी है क्या कि क्लाइमेट के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट, इसमें बदलाव हो जाता है. कार्बन का ज़्यादा आपको प्रमाण देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से वेदर सिस्टम चेंजेस होते हैं. अब इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंडिविजुअल फैक्टर और एक सोसाइटल और नेशनल फैक्टर, या हम कह सकते हैं दो लेवल पे हम इसको देख सकते हैं कि इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, बट एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हम एज अ नेशन, एज अ स्टेट हम रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट. ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी कर सकती है, बट एज अ इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है कंज्यूमरिज्म एंड कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट क्या है? बेसिकली थ्रू आउट अवर लाइफ वी कंज्यूम, राइट, कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं, खाना कंज्यूम करते हैं, कपड़ा, क्लोथ्स दैट वी वेयर, राइट, थिंग्स दैट वी पोजेस, कार, बाइक वगैरह वगैरह, एवरीथिंग एमिट सम सॉर्ट ऑफ कार्बन, राइट. उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में या फिर वो चीज़ इस्तेमाल करने में, जैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, you basically emit carbon, right, when you use your own vehicle or you on a bus or so and so forth, right. आप कपड़ा खरीदते, कपड़ा बनता है फैक्ट्री में, वो कार्बन एमिट होता है. आप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बन एमिट करता है. हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है, और ये कार्बन फुटप्रिंट कब बढ़ता है? दिस इज अ नेसेसरी इविल, बट ये जब बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि हम नीड से ज़्यादा जब कंज्यूम करते हैं, राइट, when you buy things that are not needed but wanted, right, it leads to more carbon emission. तो इसको कहते हैं consumerism, right. When we keep on increasing waste emission and we deplete resources, right, यहाँ पे एक challenge raise होता है. What is that ethical challenge? क्या सभी लोग equal measure में consume करते हैं? जो आपकी कंट्री के टॉप लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो शादियाँ होती है उसमें आप देखो कितना खर्चा होता है, कितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उससे कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. जो गरीब व्यक्ति है, राइट, वो कितना कंज्यूम करता है. इसको हम और ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे. जो अमीर नेशन है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. हमने देखा है कि जो कार्बन एमिशन पर कैपिटा है वो अमीर देशों का ज़्यादा है, गरीब देशों का कम है. तो इवन इन अ सोसाइटी विल सी द टॉप 10% जो लोग हैं दे कंज्यूम मोर और दे हैव मोर बिगर कार्बन फुटप्रिंट देन दी बॉटम 90%, राइट. तो ये एक हमेशा चैलेंज रहता है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए. अब यहीं पे एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. देयर आर सम कॉमन थिंग्स दैट वी कंज्यूम, जिनको ग्लोबल कॉमन्स या कॉमन्स कहा जाता है. कॉमन्स यानी वो रिसोर्स इसके ऊपर कोई एक क्लेम नहीं कर सकता. जैसे इंटरनेट एक ग्लोबल रिसोर्स है, एक व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता इंटरनेट को, राइट. ग्रासलैंड
राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रासलैंड है, ओशियंस है, फॉरेस्ट है, आपके पब्लिक पार्क्स है, राइट। तो जब भी कोई एक कॉमन ओनरशिप होती है, राइट, और एक उसमें कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आपको देखने को मिलती है। जैसे एक पार्क है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं एक चॉकलेट लेके जाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ और वो रैपर वही फेंक देता हूँ। क्यों? कि मैं अकेला अगर उसको फेंक देता हूँ और बाकी लोग तो साफ ही रख रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे देखते हुए कई और लोग भी, आप देखो कहीं पे कचरा पड़ा है तो लोग वहाँ और जाके कचरा डालते हैं। वाई? बिकॉज नाउ दैट इज़ अ कॉमन प्लेस, कॉमन रिसोर्स, राइट। नाउ एवरीवन विल थिंक फॉर देमसेल्फ ओवर द कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर आप जब खुद के इंटरेस्ट को रखते हो, राइट, दैट लीड्स टू ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, स्पेशली इफ दैट देयर इज नो क्लियर कट ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट इज लैंड, बीट सी। जैसे ग्रेजिंग की बात करें, एक फार्मर जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रेज करवाता है अपने कैटल्स को, तो बाकी फार्मर्स भी वही करेंगे, अल्टीमेटली पूरा ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा। एक फिशरमैन जो है वो ज़्यादा फिश, इवन जो नर्सरी होती है, जो छोटे छोटे फिश होते हैं, उनको भी वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, बाकी लोग भी सारे फिश खत्म हो जाएंगे। पेड़ एक जन ज़्यादा काटता है फॉरेस्ट से, बाकी लोग भी काटना ज़्यादा से। तो आपको खुद के यूज़ के ऊपर या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ज़्यादातर जगहों पे जब वो कॉमन रिसोर्स होता है उसके ऊपर वो लिमिट्स नहीं रहते और इसीलिए वो कॉमन्स की वो ट्रेजेडी हो जाती है, इसलिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहा जाता है इसको, राइट। तो रेगुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कब रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ स्टेट और कम्युनिटी इटसेल्फ। जैसे उदाहरण है इंटरनेट, इंटरनेट पे अगर मैं किसी को एक नेगेटिव कमेंट भेजूँ, राइट, इतने सारे लोग भेज रहे हैं, मैं भी भेज देता हूँ नेगेटिव कमेंट, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, आपके नेगेटिव कमेंट को पढ़ के दूसरे 4 लोग और भेजेंगे, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉमन्स का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और देयर हैज़ टू बी सम रेगुलेशन ओवर इट ऑफ द कम्युनिटी और द स्टेट और द कॉर्पोरेट। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण या बहुत खराब उदाहरण है टूरिज्म, और टूरिज्म का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट तो हम समझ गए कि जैसे हम every day that we live, we have some increase in carbon footprint or the emission of carbon, right, because of our consumption. Ecological footprint यानी इकोसिस्टम के ऊपर भी हम इम्पैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम यानी आप देखोगे जो बीचेस है, राइट, उसकी एक अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पे कुछ और अलग तरह के पेड़ मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, फॉरेस्ट में कुछ और मिलते हैं, आप और जगह पे और कहीं और मिलते हैं, राइट। तो ये इकोसिस्टम जो है ये भी इम्पैक्ट होता है बाय आवर एक्शंस, स्पेशली जब हम टूरिज्म के लिए जाते हैं। अब टूरिज्म के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत ही वल्नरेबल फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे जाते हैं, जैसे पेड़ों के नॉट पेड़ों के ऊपर, पर्वत के ऊपर जाते हैं, समंदर के पास जाते हैं, बीचेस पे, राइट, या फिर आप कहीं और जाते हैं, राइट, वेर एवर यू गो, मोस्ट ऑफ दिस एरियाज लाइक आइलैंड, दीज आर वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। एंड जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को बर्डन उसका जो है बेयर कर सकता है, बट उसको अगर आप ब्रीच कर देते हो तो आप उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हो। जैसे आप देखोगे वेस्टर्न घाट एक बहुत ही फ्रेजाइल जगह है, जहाँ पे आप देखोगे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, या फिर उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड होते हैं। वाई? बिकॉज मेनी पीपल गो ओवर दैट एंड दे पुट वेस्ट ओवर दैट, they exploit the resources over there, right? So mass tourism leads to waste, pollution, resource strain and even cultural disruption. आप कल्चर को भी डिस्टर्ब कर सकते हो, राइट। जैसे आप किसी मंदिर के ऊपर जाते हो, मंदिर के पास जाते हो और वहाँ पे आप मंदिर के दीवारों पे कुछ और लिख जाते हो, तन्नु वेड्स मनु है, इस तरह की चीज़ें आप लिख जाते हो, राइट। तो आप वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो डिसेंसी है, उसको भी आप खराब कर देते हो, राइट। तो स्पेशली फ्रेजाइल इकोसिस्टम में ये डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, राइट। यहीं पे एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज इको टूरिज्म, राइट। इको टूरिज्म क्या है कि these areas are fragile and you want to protect them, but you cannot say कि I will never go there or people should not go there. Why? Because the people over there, these areas are not suitable for big corporates, big industries or safe agriculture at times. So they need some sort of tourism to live, right, to have sustainable occupation. So how to approach it? That is called as ecotourism. यानी आप जब जाएंगे टूरिज्म के लिए, राइट, सो यू विल एंश्योर कि आपका मिनिमम इम्पैक्ट हो, यानी लो इम्पैक्ट ट्रैवल करना है। जैसे आप जब वहाँ जाते हो, यू डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज ओवर देयर, राइट, यू डू नॉट पुट रबिश ओवर देयर, यू डू नॉट अंडरमाइन द कल्चर ओवर देयर। इसको कहते हैं इको टूरिज्म मोटा मोटी, राइट, कि आप लो इम्पैक्ट टूरिज्म करें। आप देखोगे जो एवरेस्ट है वहाँ पे पूप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे जो है एवेलांचेस जो है, पूप के एवेलांचेस हो रहे हैं। वाई? बिकॉज लोग जब जाते हैं they excrete over there and they do not bring it back. तो अब पॉलिसी के हिसाब से you have to bring your poop back, right? So what you see is basically that whatever impact you have or ecological footprint you have to reduce it to such an extent that you lead
some sort of economic activity there, but not lead environmental harm over there, right? So ecotourism is nothing but balancing economic benefit with ecological protection through ecotourism. जैसे उदाहरण है कि अगर कोई जगह है जैसे उत्तराखंड है, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो जुलाई अगस्त वगैरह में, राइट, तो पीक पीरियड है, तो वहाँ पे पीक पीरियड में नहीं जाएंगे, हम दूसरे पीरियड में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना हो वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको ब्रीच कर देंगे और फिर यू विल फाइंड इट्स हार्म ओवर देयर, राइट, ऑन दी लैंड मास और दी जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, या फिर गोवा में जाते तो एक स्पेसिफिक पीरियड में जाते तो उस पीरियड में नहीं जाएंगे, राइट। तो इस तरह आप अपने एक्शंस को मॉड्यूलेट करें ताकि आप कम से कम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट कर पाए। बट सिर्फ यही चीज़ नहीं है, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा है। आपको लग सकता है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे, आप घर पे बैठे एक्शन कर रहे कोई, उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। जैसे कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी और एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे एक बैकएंड रिसोर्स होता है। जैसे कि आप देखोगे डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, बट दे आर consume lot of energy. They need cooling system, they need lot of energy, and they need lot of energy to even compute data, right? So for that you need electricity, which leads to carbon emission, right? कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, that leads to emission. आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप फ़ोन सालों साल वही इस्तेमाल करते नहीं, आप फ़ोन को फिर दूसरा फ़ोन खरीदते हैं, दूसरा पहला फ़ोन जो है गार्बेज बिन में जाता है, उससे क्या क्रिएट होता है, आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो जाता है। एंड देयर आर ग्रेट मेनी लैंडफिल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ नहीं होती, उसमें इवन लीड होता है जो कि आप देखोगे आप ज़मीन के अंदर जाके परकुलेट करता है और ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देता है। इसके अलावा आप देखोगे जो आप फ़ोन इस्तेमाल करें, जो भी गैजेट इस्तेमाल करें, उसमें कोबाल्ट, सिलिकॉन, इस तरह की चीज़ें होती है, राइट। एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम माइंस। और माइंस को बहुत ही रैम्पेंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली अफ्रीका में। नॉट ओनली दैट, यू यूज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल का, वो सैटेलाइट के द्वारा आप बात कर सकते हैं, राइट। देयर आर मेनी थिंग्स, सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट की बात की जा रही है, राइट। इवन आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो सैटेलाइट जो है वो भी एक तरीके से पोल्यूटेंट क्रिएट कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ केस्लर सिंड्रोम, इफ नॉट, व्हाट इज केस्लर सिंड्रोम? ये ग्रेविटी मूवी में दिखा है। ग्रेविटी मूवी जो है सैंड्रा बुलक की एक अच्छी मूवी है, जिसमें बताया है कि जो हमारा स्पेस है उसमें डिब्रीज क्रिएट हो गए, जो पुराने जो आपके सैटेलाइट्स है उसमें से कुछ चीज़ें फॉल आउट करती बाहर निकलती है और वो फिर भटकती रहती है। बट अगर वो हिट कर जाए दूसरे स्पेस मिशन को या फिर सैटेलाइट को, तो वो उसको भी हार्म कर सकते हैं, उसके भी टुकड़े हो सकते हैं या उसके भी पीसेस क्रिएट हो सकते हैं, और ये पीसेस जो है वो मोमेंटम गेन करते हैं। एंड ऐसा एक थ्योरी में बताया गया है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी मच एविडेंट, बट इट कुड हैपन कि ये मोमेंटम कलेक्ट करेंगे इतना ज़्यादा कि ये एक दूसरे सैटेलाइट्स को जो हिट करते जाएंगे, और मोर पार्टिकल्स विल कम आउट एंड इट वुड लीड टू अ स्टॉर्म विच वुड हैव इट्स इफेक्ट। जैसे ये इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो अर्थ की ओर आ सकता है और हमें हिट कर सकता है, या ये वो हमारी जो ऑब्जर्वेशन की जो हमारी जो कैपेसिटी है अर्थ को, उसको हार्म कर सकता है, या हमारे स्पेस मिशन को हार्म कर सकता है, राइट। और ये डिब्रीज जो है इसको कलेक्ट करने के लिए मिशंस की बात की जा रही है, बट इट इज़ अ ग्रेट इशू एज ऑफ नाउ, राइट। सो व्हाट वी सी इज दैट टेक्नोलॉजी स्पेस से लेके हमारे हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करी, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करी, बीट आउटर स्पेस, बीट our forest, be it our groundwaters, be it our climate and so on and so forth, right? तो एक डिलेमा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि इनोवेशन तो जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जरूरी है, बट एट व्हाट कॉस्ट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी के कॉस्ट पे या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कॉस्ट पे ये नहीं किया जा सकता। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक और प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है या फिर एक इशू जो याद रखना है वो है कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग। हमने इंडस्ट्रीज की बात की, राइट। अब कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग की भी बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग क्या है? बेसिकली ये एक डिसेप्टिव टेक्निक होती है, डिसेप्टिव मार्केटिंग टेक्निक होती है। आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, फेयरनेस क्रीम से लेके टूथब्रश से लेके हर एक चीज़, राइट। आप देखोगे कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट करते कि वो इको फ्रेंडली है। वो एक पत्ते का, हरे पत्ते का भी एक इमेज लगा देंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, बताएंगे कि हमने ये बनाते समय कम से कम हार्म किया है एनवायरनमेंट को। बट अगर आप डिटेल में जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ये बस एक जुमला होता है। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी हद तक हार्म किया होता है। वो बस आपको जो है अपना पोटेंशियल कस्टमर बनाना चाहते हैं, बिकॉज पीपल हैव
become a lot conscious about their impact on the environment and their ecological footprint, right? So they want to associate with products which have a good background in terms of environmental conservation and so on and so forth, right? So they use these deceptive techniques और इसका नुकसान है. Why? Because जो लोग सच में अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा. वाई? बिकॉज यू नो, जैसे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स पे कई लोगों का विश्वास नहीं होता. वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक नाम चिपकाने से भले वो ऑर्गेनिक नहीं बन जाता, राइट? एंड व्हेन यू फाइंड रिपोर्ट्स वेयर इन सच डिसेप्टिव टेक्निक्स आर टेकिंग प्लेस, यू लूज एनी ट्रस्ट इन द मार्केट इटसेल्फ, राइट? सो मिसलीड करते कंज्यूमर को, रेगुलेटर्स को और आपके जो रेगुलेटर्स को और इन्वेस्टर्स को भी, बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट भी कम कर देते हैं इन दी प्रोडक्ट्स, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसर्न्स ऐसे जो है वो रेज ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे इन मार्केटिंग एंड ऑल. यहाँ पे एक और एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रीज, राइट? और वो है कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन की बारे हमने बात की कि कार्बन एमिशन को रोकना चाहिए और इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं दुनिया भर में. इंडिया में भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस है कि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए या लगाए जाते हैं कि आप कितना कार्बन एमिट कर सकते हैं. उसको कार्बन लिमिट कहा जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक लिमिट तो लगा दिया है, बट देर आर सम कंसेशंस गिवन टू और सम सॉर्ट ऑफ मीन्स गिवन टू द इंडस्ट्रीज टू स्टिल प्रोड्यूस बियॉन्ड देयर कार्बन लिमिट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्बन क्रेडिट, राइट? जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है, सेम कार्बन लिमिट है इनके ऊपर कि इतना ही कार्बन वो एमिट कर सकते हैं, बट कंपनी ए ने पूरा अपना लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया. कंपनी के पास अभी भी बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स हैं, तो वो उसको बेच सकती है. ए को पैसे देने पड़ेंगे बी को, एंड इट कैन बाय ऑफ दिस कार्बन लिमिट्स. तो कुछ हद तक हमने लिमिट लगाया है, रेगुलेट करा है, बट दिस लीड्स टू इट्स ओन इश्यूज कि इट लीड्स टू अनफेयरनेस. जिनके पास पैसा है, जो बड़े इंडस्ट्रीज है, दे विल बी एबल टू एमिट अ लॉट बाय जस्ट गिविंग अवे मनी, राइट? सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कार्बन एमिशन को कम करने की थ्रू इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, थ्रू इंप्रूविंग एनर्जी रिसोर्सेज, थ्रू बीइंग मोर एफिशिएंट, राइट? वो बस पैसा फेंकेंगे और कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, राइट? ये नेशंस भी कर रहे हैं, ये कंपनीज भी कर रही, राइट? सो this becomes another problem in itself, right? So we need to understand, or rather we have to have some framework. जो भी ethical issues हमने environment ethics से डिस्कस किए, right? उसको डील करने के लिए हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ethical standards होने चाहिए और उनको हम अभी डिस्कस करेंगे in our responsibility frameworks. तो इन प्रिंसिपल्स को आप याद रखें, राइट? आप निमोनिक्स बना ले और इसका इस्तेमाल करें अपने आंसर्स में, या वो रिटर्न एग्जाम हो या इंटरव्यू हो या इन जनरल डिस्कशन. तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो बेसिस होना चाहिए हमारे हर एक एक्शन का, दैट इज स्टूवर्डशिप एथिक्स. स्टूवर्ड कौन होता है? जब आप देखेंगे पुराने ज़माने में और जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राइट? जो वॉर को जाते थे या किसी एक्सपीडिशन को जाते थे, वो किसी व्यक्ति को छोड़ जाते थे अपने गद्दी को संभालने के लिए, केयर टेकर, उनको स्टूवर्ड्स कहा जाता है, राइट? तो बेसिकली हम भी अर्थ के स्टूवर्ड हैं. We are caretaker. We are not owners of this earth. We are not owners of this earth. This is a common good for us. We share it with other animals, plants, creatures, वगैरह वगैरह, right? We don't own it, but we have the responsibility. We assume the responsibility of being steward or caretaker. तो हमारी policies, हमारे actions पे ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि we are caretakers, and that's how we'll ensure responsible actions and policies. Second and the most important principle that you have to remember is sustainable development. इसको हमने थोड़ा डिस्कस भी किया है इन अवर डिलेमा, फर्स्ट डिलेमा, कि रिसोर्सेज कम है, राइट? फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है, राइट? तो कैसे इस्तेमाल करें रिसोर्सेज का? तो सस्टेनेबल इस्तेमाल करें, उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमारी नीड है, और उतना इस्तेमाल करें कि हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के छोड़ें, राइट? सो वी आर नॉट ओनर्स ऑफ द अर्थ, वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फ्यूचर, राइट? इस तरह से सोचे और उस तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने पॉलिसीज, अपने एक्शंस को गवर्न करें, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज वी हैव टू डेवलप बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, दैट वी डू नॉट यूज रिसोर्सेज अनलिमिटेडली. सेकेंड, थर्ड एंड स्टेट के परस्पेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन यानी जो रिसोर्सेस हैं, राइट? कॉमन रिसोर्सेस हैं, अब ये सभी के लिए है, बट there has to be someone who is taking control of it. Who is it that take control of it? That is the state. State control करता है हमारे forest को, हमारे rivers को, और उसको regulate करता है, right? But it is controlling in the trust of public. यानी
कि वो जब उसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, द स्टेट इज नॉट डूइंग अनफेयर थिंग्स लाइक किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बहुत बड़ी लैंड बहुत सस्ते में दे दी, या उसको परमिशन दे दिया आप माइन करो जितना चाहे माइन करो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये जो धरोहर है ये सभी की है। आप किसी एक व्यक्ति के प्रॉफिट के लिए ये किसी एक व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं। आपको ये कंट्रोल है, आपके पास ये रिसोर्स को जो है रेगुलेट करने की पावर है, बट दैट इज इन पब्लिक ट्रस्ट कि उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए या उसके अराउंड इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि सभी का उससे कल्याण हो, राइट। सो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इसको कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरमेंटल जस्टिस, यानी एनवायरमेंट के फायदे और नुकसान सभी को हो, इक्वल मेजर में हो, राइट। यानी जो आप देखोगे गरीब को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, वुमेन को उसके नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ते हैं कंपेयर टू मैन फोक्स। जैसे इवन आप महिलाओं की बात करें, जब सूखा पड़ जाता है महिलाएं जाती है पानी लाने के लिए दूर दूर से, राइट, एंड उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, पुरुष नहीं जाते, राइट। तो क्लाइमेट के नुकसान महिलाओं को, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ज़्यादा है, हीट वेव बहुत बढ़ जाती है तो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर फ्लैश फ्लड हो जाता है तो जो शैंटीज में रहे उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, राइट। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, घेटोज में रहते हैं, उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो एनवायरमेंटल जस्टिस क्या कहता है कि एनवायरमेंट के बेनिफिट्स और जो उसके नुकसान है सभी को इक्वल मेजर में हो, तो उस तरह के हमें पॉलिसीज बनाने हैं, इंटरवेंशंस क्रिएट करने हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशन, नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ प्रिकॉशन लेने की बात की जा रही है। प्रिकॉशन प्रिंसिपल यानी कॉज एंड इफेक्ट पे हम सब पॉलिसीज बनाते हैं, राइट, कि हमारे एक्शंस का क्या इफेक्ट होगा, राइट, उसको हम देख के पॉलिसीज बनाते हैं, राइट। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं तो हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, EIA। इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले आप पहले जज कर ले या टेस्ट कर ले कि आपके इंडस्ट्री सेट करने की वजह से उसके एनवायरनमेंट पे, उस जगह के, उनके लोगों पे, उनके कल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो शायद इंडस्ट्री नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो देयर हैज़ टू बी सम रेमेडी टू दी इम्पैक्ट दैट हैज हैपेंड, राइट। इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है, राइट। बट कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसका इम्पैक्ट आप आज नहीं समझ सकते, इफेक्ट आज नहीं समझ सकते, जैसे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट, कि जो हमारे क्रॉप से सीड्स है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, ईल्ड एंड सो एंड सो फॉर्थ, राइट। तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं पता चलेगा, कि आगे जाके उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। इसीलिए आप देखो GMO को कई सारे कंट्रीज ने बैन कर रखा था काफी सालों तक, राइट। वाई? बिकॉज का इम्पैक्ट, तो प्रिकॉशन के लेवल पे हमने उसको अलाउ नहीं करा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। इवन कोरोना के समय में वैक्सीन के ऊपर भी ये बात की जा रही थी, वैक्सीन की वजह से और नुकसान हो सकते, राइट। सो इन प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेने चाहिए इसके लिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पॉलिसी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी जो है काफी हद तक इंपैक्ट करती है हमारे कंट्री को, तो पॉलिसी बनाते समय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल यानी पोल्यूशन और कार्बन एमिशन बिकम्स अ नेसेसरी इविल, इफ दैट इज द केस देन यू हैव टू पे फॉर इट। जैसे कार्बन क्रेडिट्स का मैंने उदाहरण दिया, या अगर आप एनवायरनमेंट का नुकसान करते हो, पोल्यूशन जो है या पोल्यूटेंट डंप करते हो रिवर में, या फॉरेस्ट को कट करते हो बियॉन्ड व्हाट इज परमिसिबल, राइट, तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। हमारे यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, स्पेसिफिक कोर्ट है जो इस तरह के इश्यूज को डील करते हैं, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, राइट। एक और प्रिंसिपल या एक और प्रिंसिपल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का एलिमेंट आपको याद रखना है, वो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी, उदाहरण से समझते हैं, आपने देखा होगा रास्ते पे जाते समय आपको बॉटल्स दिखाई देंगी, पानी पीने की बॉटल्स, राइट। अब जो प्रोड्यूसर है उसने तो बॉटल बना दी, वो उसने ट्रांसफर कर दी टू द वन हु हैज कंज्यूम्ड इट, हु हैज यूज्ड दैट वाटर बॉटल, राइट, एंड ही हैज थ्रोन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉटल। इस तरह आप देखोगे दुनिया भर में बॉटल्स फेंकी पड़ी है। अब ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्या हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के उसको जो है हम बोल सकते हैं कि आपको जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा या इसको उठाना पड़ेगा, राइट। तो there was a principle developed in recent times that is called as extended producer responsibility, यानी अब ये जो बॉटल है जो पड़ी हुई है, राइट, या जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हो उसकी पैकेजिंग से लेके हर चीज़ में, राइट, जो भी उसका वेस्ट क्रिएट होता है वो उठाने की जिम्मेदारी किसकी? प्रोड्यूसर की। अब प्रोड्यूसर ही उसको जो है अपने तरीके से, राइट, जैसे आप देखोगे यू गो इन अ शॉप फॉर से पेप्सी कोला, राइट, what you see is that the Pepsi Cola you drink, you keep that bottle over there, then some person comes and he picks all the Pepsi Cola bottles and send it back to the producer, right? उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर एक चीज की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है टू द प्रोड्यूसर, राइट। सो सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड बाय रिटेलर, कंज्यूमर यूजिंग packaging is disposed and recycled, so the producer has to bring back all these products from the environment and recycle and reuse it, right? इसको कहते हैं extended producer responsibility.
एंड ये सब चीज़ तब वर्क करेगी अगर चीज़ें जो है फेयरली की जाए, राइट। आप देखो ग्रीन वॉशिंग एक तरीका है कि आप बोल तो देते हो ये ग्रीन है या इको फ्रेंडली है, बट अंदर कुछ और चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रिंसिपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया है, बट वो असेसमेंट जो है पब्लिक के सामने नहीं रखा, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी, राइट। सो जो भी आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं या जो भी आप मेजर्स ले रहे हैं टू कंजर्व एनवायरमेंट, टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो those things should be in the scrutiny of the public, of the regulators and so on and so forth. So accountability or transparency norms becomes very important, right? So you have to remember these principles or this responsibility frameworks: stewardship ethics, sustainable development, public trust doctrine, environmental justice, precautionary principle, polluter pay principle, extended producer responsibility, accountability, transparency and norms. These are the major responsibility framework or principles that you have to remember, right? But एक और principle आपको याद रखना है, that is CBDR. CBDR यानी common but differential responsibility. इसको हमने देखा है, बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी नेशंस के ऊपर है, बट जो डेवलप नेशन है जैसे अमेरिका, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड जैसे अफ्रीका, उनके ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा डेवलप नेशन को? अपने कार्बन एमिशन पे लिमिट लाना पड़ेगा, रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, राइट, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, और पैसे भी देने पड़ेंगे अंडर डेवलप कंट्री को, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री को भी कुछ लिमिट लगाने पड़ेंगे, बट वो उतने लिमिट नहीं लगाएगा कार्बन एमिशन पे जितना डेवलप कंट्री, क्योंकि उसको अभी भी डेवलपमेंट करनी है, उसको अभी भी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकलना है, तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर उसको प्रिजर्व कर पाएगा? तो वहाँ पे डेवलप कंट्री को उनको हेल्प करनी पड़ेगी। दे हैव टू गिव मनी, दे हैव टू गिव व्हाट, टेक्नोलॉजी, कि आपको वो टेक्नोलॉजी देंगे ऑफ सोलर पंप्स, ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह वगैरह। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप, तो कॉमन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, फिर डिफरेंशिएटेड है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन फैट रिच कंट्रीज के ऊपर है कंपेयर टू द लीन कंट्रीज हु हैव लेस कार्बन एमिशन हिस्टोरिकली एज वेल एज इन करंट टाइम्स। इसको कहते हैं CBDR। ये पेरिस एग्रीमेंट में फाइनलाइज किया गया था। तो मोटा मोटी एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? बेसिकली वी आर बैलेंसिंग 3 थिंग्स: प्रोग्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस। इनको हम बैलेंस कर रहे हैं। सो दीज आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स created for us to govern our relation with the environment on and ensuring balance in progress, responsibility and justice. So मोटा मोटी आपको शिफ्ट करना है अपने दृष्टिकोण से फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू टू इकोसेंट्रिक व्यू। कंप्लीट इकोसेंट्रिक तो नहीं जा सकते बिकॉज इट विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंस, बट वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन कि हम जो एनवायरमेंट है उसके इंट्रिंसिक वर्थ को रियलाइज करें, राइट। एक कोट है, आपको याद रखना है, We do not inherit earth from our ancestor, we borrow it from our children। यानी आपकी जो पुश्तैनी जमीन होती है, राइट, आप इनहेरिट करते हो, आप मालिक बन जाते हो, ऐसा नहीं है अर्थ के साथ। We do not inherit, we are not owner of it, we actually have borrowed this earth from our future generation। ये उनकी है, राइट, we are just borrowing it and every next generation has to follow the same principle, तभी हम कंजर्व कर पाएंगे अपने एनवायरमेंट को। तो आई होप आपको एनवायरमेंटल एथिक्स बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तरीके से समझ में आया है। आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस है, आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगता है मैंने मिस करा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कौन सा टॉपिक मुझे और डिटेल में डिस्कस करना है, और अगर आपको हेल्पफुल लगा है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं इस तरह कंटिन्यू करूँ और टॉपिक्स को, राइट, एथिक्स के, तो वो भी आप मुझे मैसेज में बताएं। हेल्पफुल एंड कंटिन्यू, टॉपिक नेम और एनी इशू दैट आई मिस्ड, राइट, एंड विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो जाते जाते आपको बता दूं कि GS बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ लगभग आधे मार्क्स आपके GS में है, और GS को प्रिपेयर करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करें। कवरेज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और गाइडिंग प्रिंसिपल, कि आप हर चीज़ को कवर करें जो आपके सब्जेक्ट में, और उसके लिए आपको एक ट्रैकर की ज़रूरत है, ऐसा ट्रैकर जिसमें आपको माइक्रो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो आप एक एक करके टिक करते जाए, जैसे जैसे कवर करें, और रिविजन भी आप मार्क करते जाए कितनी बार उसको रिविजन कराएं। ये ट्रैकर आप पा सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जाके यू कैन डाउनलोड दैट ट्रैकर एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट, दैट्स फ्रीली अवेलेबल टू यू। So that's it from today's session. Let's meet in the next video. Till then, thanks and bye.